क्लास 10th में आपका इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल चल रहा था। कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए थे। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा विथ न्यूमेरिकल। तो देखिए आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। टू कंडक्टिंग वायर of the same material and of equal length and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be पहला ऑप्शन है आपका 1:2, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 1:4 एंड लास्ट ऑप्शन है 4:1। ठीक है, इसका आंसर सी है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो कंडक्टिंग वायर है, इनकी मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम कहने का मतलब होता है इनकी रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी, है ना। सेम मटेरियल का मतलब हुआ सेम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं, मतलब सेम मटेरियल मतलब सेम रेजिस्टिविटी, दोनों वायर का रेजिस्टिविटी सेम हो गया। एंड ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ मतलब हो गया दोनों का जो लेंथ है L1 और L2 वो L ही होगा। एंड इक्वल डायमीटर, इक्वल डायमीटर कहने का मतलब हो गया दोनों का डायमीटर सेम है, D मान लीजिए। अगर डायमीटर सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों का रेडियस भी हम R ही ले लेंगे। तो इससे हमें एक चीज़ और पता चलेगा, इक्वल डायमीटर कहने से सिंपल चीज़ बात आ गई कि एरिया सेम है, एरिया आपकी सेम हो गई, है ना। तो दो वायर हैं, दोनों का रजिस्टर बना दो, एक R1 हो गया और एक R2 हो गया। तो पहले दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया और फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, ये R1 और ये R2, और ये दोनों आपके पैरेलल में है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ जो बैटरी लगाई गई है वो भी V वोल्ट की है और यहाँ जो बैटरी लगाई गई है ये भी आपकी V वोल्ट की है। ठीक है, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन में ये सारे डेटा दे रखा है। तो आपसे पूछा गया कि हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका आपको रेशियो बताना है। ठीक है,
तो रेशियो बताने में क्वेश्चन में पहले आपका सीरीज आया था, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज टू हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, ये आपको बताना है क्या होगा। ठीक है ना। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी और वी आई टी, इतने फॉर्मूले होते हैं। केस लगाने से पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, तो दोनों में आपका सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, है ना। और सेम टाइम के लिए क्या हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो देखना है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हीट के लिए वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, अब बात आती है जब हम सीरीज में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हीट इन सीरीज ये क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई सीरीज रेजिस्टेंस इंटू टाइम, और जब पैरेलल के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल इंटू टाइम। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो फिर इनका रेशियो निकालेंगे, तो एच एस बाई एच पी अगर हम निकालेंगे तो आप देखो क्या बचेगा हमारे पास, वी स्क्वायर बाई आर एस इंटू टी डिवाइड बाय वी स्क्वायर बाई आर पी इंटू टी। ठीक है, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा, तो हीट इन सीरीज बाय हीट इन पैरेलल, ये क्या निकल के आएगा आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज, है ना, ये आ गया। अब मुझे रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब आपको ये दिया हुआ था कि जो R होता है वो रो L बाई ए होता है ना। तो अगर हम पहले का रेजिस्टेंस निकालें तो ये रो वन L1 A1 होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से रो वन रो हो गया, L हो गया और एरिया A हो गया। उसी तरह से R2 भी जो होगा रो टू L2 A2 आएगा। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है और एरिया भी सेम है। तो आप देखो कि आपको देखने से क्या पता चला यहाँ पर कि जो रेजिस्टेंस है वो दोनों इक्वल हो गया, R1 और R2 दोनों आपका इक्वल है। मतलब इट इज क्लियर दैट R1 इज इक्वल टू R2, है ना। अब आप इसको R मान लो। ठीक है, तो सीरीज में अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्योंकि रेशियो निकालने के मुझे रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस पैरेलल चाहिए। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज आपका हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब ये हो गया आपका R प्लस R 2R आ गया। ठीक है, इसका काम खत्म। उसी तरह से ये पैरेलल में जो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपका आ जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, है ना। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपका आ जाएगा R इंटू R, दोनों रेजिस्टेंस तो इक्वल है, बाई 2R, मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपका निकल के आया R बाई 2। ठीक है, हमने निकाल लिया। तो अब आप देखिए हीट इन सीरीज बाय हीट इन पैरेलल क्या निकल के आएगा, आरपी बाय आरएस वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। तो हीट इन सीरीज बाय हीट इन पैरेलल, है ना। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपका है R बाई 2 और रेजिस्टेंस इन सीरीज यहाँ पर ये आपका निकला 2R, मतलब ये निकला 1/4। तो हीट इन सीरीज बाय हीट इन पैरेलल आपका आ गया 1/4, यही आंसर है, ऑप्शन सी। तो जो रेशियो निकालने की जब बात आती है तो क्वेश्चन में हम ऑर्डर देखते हैं। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में पहले सीरीज था, इसलिए सीरीज ऊपर आया, पैरेलल नीचे आया। अगर पैरेलल एंड सीरीज लिखा होता तो हमें HP बाय HS निकालना होता है, तो आंसर फिर D आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपका, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट।
तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, और वोल्ट मीटर को उसी दो पॉइंट के बीच पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो आपका आंसर होगा टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अ वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एमीटर सीरीज में कनेक्ट होती हैं और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होती है। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire? What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? ठीक है, अब आप है ना, इसमें ऑप्शन नहीं, आपको आंसर बताना है। ठीक है, मतलब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, एक कॉपर वायर है, उसका डायमीटर जो है 0.5 mm है ना। तो आप लिख दीजिए, डायमीटर को डी से लिखते हैं, ये हो गया आपका 0.5 mm। अब क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे डाटा जो है एसआई सिस्टम में चाहिए, मतलब ये मीटर में होना चाहिए। तो मैं mm को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, mm की जगह 10⁻³ मीटर कर देंगे। मतलब डायमीटर जो है आपका 5 × 10⁻⁴ मीटर आया, है ना, एसआई में बदल दिया, इसका काम हो गया। अब इसकी रेजिस्टिविटी आपकी गिवन है कितना, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एसआई सिस्टम में है। अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, इस वायर का लेंथ क्या होगा टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। मतलब अब जो रेजिस्टेंस है हमारी 10 ओम होनी चाहिए, मतलब 10 ओम रेजिस्टेंस होने के लिए यहाँ पे लेंथ क्या चाहिए, ये पूछा। फिर आपसे पूछा कि अगर हम डायमीटर को डबल कर दें, है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इस लाइन को हम बाद में बनाएंगे, पहले इससे लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको फिर बाद में दूसरे पार्ट में डायमीटर डबल करके रेजिस्टेंस बताना है, मतलब रेजिस्टेंस में चेंज निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इस पार्ट का बनाते हैं कि एल कैसे निकलेगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। ठीक है, आपको यहाँ पर ये 3 डेटा दिए हुए हैं और एल निकालना है। तो रेजिस्टेंस आपका हो गया 10 ओम, रेजिस्टिविटी हो गई 1.6 × 10⁻⁸
ओम मीटर, लेंथ निकालना है, डिवाइड बाय एरिया। तो एरिया होती है आपकी पाई आर स्क्वायर, है ना, या है ना। देखो जैसे एरिया है आपका, एरिया को अगर मैं अलग कर लूँ तो वायर का तो सिलेंड्रिकल शेप होता है, इसको आप पाई आर स्क्वायर लिखोगे। आर आपका d/2 है, तो हम इसको पाई d²/4 लिख सकते हैं, है ना। पाई आर की जगह d/2 का होल स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस एरिया को मैं यहाँ पर पाई d²/4 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब लेंथ ये निकालना है आपको, तो ये लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ओम ओम कट कर दो, और जो एरिया होगा ये मीटर स्क्वायर होगा। तो L इज इक्वल टू 10 इंटू पाई d²/4 मीटर स्क्वायर, है ना। और ये चीज़ आपकी डिवाइड हो जाएगी, मतलब 1/1.6 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, ये लेंथ आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो लेंथ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मीटर बचेगा, है ना। तो अब आपका आ गया 10 पाई d²। तो d आपका कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10⁻⁸, 5 इंटू 10⁻⁸ का होल स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई, अब ये 1/6 इंटू 10⁻⁸ मीटर रह गया, इज इक्वल टू, है ना। अब ये क्या करेंगे हम, 10 पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, डिवाइड बाय 4, 5 का 25 स्क्वायर, ये होगा 10⁻⁸, मतलब -16, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁸ मीटर। ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, लेंथ जो है जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो लेंथ आपका आ जाएगा 10 इंटू 3.14 इंटू 25/4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸ मीटर। ठीक है, इसको अब हमें सॉल्व करना है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो हमारा लेंथ आ जाएगा। ठीक है, और जो आंसर आएगा आपका लेंथ, ये सॉल्व होकर आ जाएगा 122.72 मीटर, है ना। आप सॉल्व करना, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ आपका आ गया। अब आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या होगा जब हम डायमीटर को डबल कर देंगे, है ना। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। तो पहले हम न्यू रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या आएगा, डायमीटर को अगर डबल कर दिया तो क्या आएगा, तो न्यू डायमीटर d डैश, ये आपका हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो पहले डबल इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3, है ना। सॉरी 5 इंटू 10⁻⁴। इसके कैलकुलेशन में आप लोग ध्यान देना, है ना, ये कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान देना, हो सकता है कुछ 10 का पावर गलती हुई हो, तो ये आंसर इतना ही आएगा, आपको चेक करना है इसको। ठीक है, प्रोसेस क्या वो तो मैंने बता दिया, कैलकुलेशन में कुछ होगा। न्यू डायमीटर d डैश आपका ये आ गया, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, डायमीटर तो यही थी 5 इंटू 10⁻⁴, है ना, मीटर, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁴ मीन्स 10⁻⁻3, तो ये न्यू डायमीटर आपकी कितनी आ गई। तो अब आपका न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा,
न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे न्यू रेजिस्टेंस के लिए। R डैश इज इक्वल टू हम लिखेंगे रो L बाई ए डैश, क्योंकि लेंथ तो चेंज हुई नहीं, रेजिस्टिविटी चेंज हुई नहीं, सिर्फ एरिया चेंज हुआ था। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे R डैश, तो रो की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ आपका यही आएगा जो पहले केसेस में निकला था आपका, ये आपका आ गया 122.72 है ना, इंटू सारे SI में ही है, डिवाइड बाई ए डैश, तो ये आपका हो जाएगा पाई डी डैश स्क्वायर बाई 4, मतलब 4, ये 4 ऊपर गया, इंटू 1.6 इंटू 122.72 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू आ गई 3.14 इंटू डी डैश, तो डी डैश आपका है 10⁻³ का स्क्वायर, तो 10⁻6 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 ओम, 2.5 ओम, मतलब डायमीटर बदल देने से आपका रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, तो ये न्यू रेजिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, तो अगर मुझे चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है तो एक तो हो गया कि देखिए लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में, अगर आपसे न्यू रेजिस्टेंस पूछता है कि रेजिस्टेंस कितना हो गया तो ये 2.5 हो गया, लेकिन एक्यूरेटली अगर मुझे चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है ना, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हमें निकालना क्या है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस आपकी हो जाएगी R माइनस R डैश, तो पहले 10 ओम था, अब आपका कितना आ गया 2.5 ओम। तो ये आप ऐसे निकालो इसको, चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस है ना, तो फाइनल आपका है 2.5 ओम माइनस 10 ओम इनिशियल, तो ये आ जाएगा माइनस 7.5 ओम। तो चेंज इन रेजिस्टेंस माइनस आने का मतलब हो गया कि ये 7.5 ओम कम हो गया। तो अब पता नहीं आप लैंग्वेज में क्या है, लेकिन ये आपका रेजिस्टेंस न्यू आया, तो या तो यही चेंज का आंसर हो जाएगा, या एक्यूरेटली मुझे बताना है कि क्या चेंज हुआ, कितने से चेंज हुआ, तो आंसर वो होगा कि घट गया। कितना घटा, तो 7.5 ओम। ठीक है, तो इसमें जब मैंने लेंथ निकाला था तो आंसर तो उसका सही था, लेकिन उसी कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान देना 10 के पावर पे, तो प्रॉपर कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। जनरली क्या होता है, कभी कभी ग्राफ दी हुई थी, जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ आपको दिया हो या आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, तो मान लीजिए आपने कोई ग्राफ प्लॉट ही किया है और वो ग्राफ जो है इस तरह से आया। ठीक है, इस तरफ आपका वाई एक्सिस पे करंट है, ये करंट है आपका एम्पियर में, और इस तरफ आपका वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो है आपके वोल्ट में है। और जब आपने ग्राफ बनाया तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, है ना। ठीक है, ये आप इसको बी बनाओ और फिर ऐसे रहे, दो ही पॉइंट रहने दो, ऐसे ग्राफ आपकी बढ़ रही है। ठीक है, लीनियर ग्राफ है, और इधर जो आपकी रीडिंग है ये है 2, जैसे ये वाला पॉइंट है ना ए का, तो ए के पीछे इधर आपका 4 है और इधर आपका 2 है,
मतलब ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। फिर 6 बी की जो पॉइंट है आपकी, बी वाली ये वाली पॉइंट है आपकी, इसके ठीक पहले है 10 और इधर हो गया आपका 8 ऐसे, ठीक है। और ये आपका फिर 12 हो गया, फिर ये 14 हो गया। अब बात आती है कि ये दोनों पॉइंट है कितना। जब मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया होगा, प्लॉटिंग की होगी, तो यहाँ पे कुछ मुझे वैल्यू मिला होगा। जैसे ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है, एक्चुअली में ये है आपका 10.2, है ना, डाटा में के हिसाब से आया। और ये वैल्यू जो है आपकी, जो 4 के ठीक पहले आ रही है थोड़ी, तो ये है आपका 3.4, ये 3.4 है, ठीक है। उसी तरह से ये वाला पॉइंट आपका है 1 एम्पियर, और बी वाला पॉइंट जो है आपका ये आया 3 एम्पियर, फिर इसके ऊपर 4 है, फिर इसके ऊपर 5 है, और इधर आपका 2 है, ये आपका 0 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ ग्राफ दिया हुआ है। मतलब ए पॉइंट जो है 1 एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3.4 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ए पॉइंट का को मैं अगर देखूँ तो ये 1 एम्पियर है और 3.4 वोल्ट है, और बी पॉइंट क्या है आपका, 3 एम्पियर करंट है और 10.2 वोल्ट है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया, या ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से। अब आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। मतलब यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, ठीक है, राइट। तो आपने थ्योरी क्या पढ़ा है, जैसे ओम्स लॉ होता है ना आपका, V = IR, तो R क्या होता है आपका, V/I, है ना। और यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये I हो गया और ये V हो गया। तो ये आपने ग्राफ बनाया, तो इसकी जो स्लोप आएगी थीटा, tan थीटा, यही आपका V/I होगा, और ये R हो गया, है ना। तो ये कब होता है, इसको हम कहते हैं स्लोप। tan थीटा आपकी स्लोप होती है। तो अब ये जो थीटा है आपका, इस पूरे लाइन पे कहीं भी चेंज नहीं हुआ, है ना। तो जब थीटा चेंज नहीं होगा तो कहीं पे भी आप tan थीटा निकालोगे, वैल्यू आपको रेजिस्टेंस की मिल जाएगी। तो ओम्स लॉ के हिसाब से आपने y एक्सिस पे V लिया था और x एक्सिस पे I लिया था, तब ये आया। लेकिन यहाँ पर आपका केस उल्टा है, y एक्सिस पे करंट है और x एक्सिस पे वोल्टेज है। मतलब अब जो हमारी ग्राफ है, जो जिससे मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, वो कुछ इस तरह से है। यहाँ V है और यहाँ पर आपका I है। और अगर ये मान लीजिए ग्राफ है, अब बीच में जैसे मैं उस ग्राफ का बात बता दूं कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो इसकी जो स्लोप अगर निकाली जाएगी, है ना, ये अगर मैं इस ग्राफ के लिए स्लोप निकालूं, इस ग्राफ के लिए, तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर I बाय बेस B V, है ना। तो I/V, अब ये क्या देगा मुझे, 1/R, है ना। तो कहने का मतलब, अगर जब आप यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो वो 1/R आएगा। अब जब 1/R आ जाएगा तो फिर आप R निकाल लेना उसका उल्टा करके। समझ में आ रही है बात। तो जब मुझे इसको बनाना है तो यहाँ पे मुझे स्लोप क्या मिलेगा, 1/R। इस बात की ध्यान रखनी पड़ती है। तो अब देखिए हम कैसे बनाएंगे। तो ये जो थीटा है आपका, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा। तो A से B के बीच में अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, है ना, तो यही एंगल आपकी थीटा है ना, tan थीटा। तो अब आप देखिए इस डायग्राम में अगर मैं बनाऊं तो ये एंगल आपका थीटा हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लेंथ। तो उसके लिए आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक 3 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 हुआ। अगर मैं इसका नाम दे दूँ P Q, ये तो B है, ये R हो गया और ये S हो गया, है ना। तो यहाँ पर tan थीटा फॉर AB, स्लोप tan थीटा क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर हो गया BR, है ना, और बेस क्या निकलेगा आपका AR।
ठीक। अब इस बी आर को मैं क्या लिख सकता हूं, बी एस माइनस एस आर, बी एस यहां से यहां तक माइनस आर एस डिवाइड बाय ए आर। ए आर को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पॉइंट का नाम दे दो टी, तो टी एस, ए आर की जगह टी एस आ गया। ठीक है। अब देखिए tan थीटा बी एस, इस बी एस को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ क्यू, पैरेलल है, बी एस इज इक्वल टू ओ क्यू आर एस। इस आर एस को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पॉइंट का नाम देना होगा, इसका नाम दे दो एन, ओ एन, तो आर एस इज इक्वल टू आ गया ओ एन डिवाइड बाय टी एस। ये जो टी एस है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओ एस माइनस ओ टी, है ना, इस टी एस को ओ एस माइनस ओ टी लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, है ना, फिर अगर मैं यही tan थीटा निकालूं तो ओ क्यू की अब वैल्यू देखो, ओ क्यू क्या आपका 3 माइनस ओ एन कितना है आपका 1, तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाय ओ एस आपका कितना है 10.2 माइनस ओ टी कितना है आपका 3.4, ये एम्पियर में है और नीचे आपका वोल्ट है। ठीक है। तो tan थीटा आपका सॉल्व होकर कितना आ गया, 2 एम्पियर बाई 6.8 वोल्ट, है ना, यही आएगा ना। ठीक है। अब ये काम जो मैंने यहाँ पे लिखा, इतना समझाने के लिए आपको बताया वैल्यू कैसे आती है, ये आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट लिख सकते थे। यहाँ से आपको b दिख रहा है 3 पे, r दिख रहा है a पे, मतलब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया 3 माइनस 1, तो ये हो गया 3 माइनस 1, और ये जो डिफरेंस है आपका ये वाला, ये पॉइंट कितना है 10.2, ये पॉइंट कितना है 3.8, तो ये डिफरेंस हो जाता है आपका 10.2 माइनस 3.4 वोल्ट। तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, है ना यहाँ पर, तो इस tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये। तो अब आपका जो tan थीटा आया, है ना, ये हो जाएगा 2/6.8 एम्पियर बाई वोल्ट, है ना, वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, रहने दो वोल्ट, है ना। मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, है ना, तो tan थीटा की वैल्यू डालो, अब नीचे क्या आ जाएगा 2/6.8 एम्पियर वोल्ट, मतलब ये 6.8 वोल्ट ऊपर गया और 2 एम्पियर नीचे आ गया। तो वोल्ट बार एम्पियर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। देखो जैसे हम V इजकल टू आई आर लिखते हैं ना, तो R इजकल टू क्या हो जाएगा V बाई आई, मतलब ये वोल्ट है और ये एम्पियर है, और इसी को हम लोग लिखते हैं ओम। ठीक है। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस कितना निकला 3.4 ओम। समझ में आया? मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, एक्चुअली में यहीं पे आपको समझ में आ जाता है कि रेजिस्टेंस जो है 1/tan थीटा होगा, सिंपल डायरेक्ट बनाना है तो, और tan थीटा की वैल्यू आप सीधा यहाँ लिख देते क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3 माइनस 1 बाई 10.2 माइनस 3.4, है ना, डायरेक्ट, और ये आपका ओम ही आता है। तो जिसको समझ में आता है डायरेक्ट वो कर ले, लेकिन ये चीज़ कैसे हुई वो मैंने यहाँ डिटेल में समझाया है आपको। ठीक है।
इसी तरह से हम हीट पावर के इस तरह के सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बताता हूँ। ये सब तो आपके जनरल क्वेश्चंस थे, है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चंस बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं। जैसे मान लो मैंने पहले जो है कुछ इक्वल रेजिस्टेंस ले लिए इस तरह, है ना। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपका बी। मुझे सारे रजिस्टर जो है आर हैं। मुझे ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, उसको मैंने ए एंड बी लिख दिया। तो इस केस में ये हमारा पहला केस है, तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सीरीज में ऐड हो जाता है। तो ये हम ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू जो है 3R हो जाएगी। तो हमारा आंसर 3R हो गया। ठीक है, अब यहीं पे हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर ऐसे जोड़ दिया, ऐसे, है ना, और एक वायर यहाँ से ऐसे जोड़ दिया। और वायर में कोई रजिस्टर नहीं डाला। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये केस दूसरा हो गया, दिस इज केस 2। अब रेजिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है ना, जैसे देखो ये पॉइंट ए है और ये वो पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में निकालना है। तो जब बीच में कोई रजिस्टर नहीं है ना, तो ये सारा ए पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट भी ए हो गया। अब यहाँ से जा रहे हैं इस तरह, यहाँ से यहाँ तक मुझे कोई रजिस्टर मिला नहीं, तो ये पॉइंट भी ए हो गया। अब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं, तो ये पॉइंट भी ए हो गया। और यहाँ से यहाँ ये पॉइंट भी आपका ए हो गया। ठीक है, सारा ए पॉइंट हो गया ऊपर में। उसी तरह से जैसे ये बी जुड़ा है, तो ये पॉइंट आपका बी हो गया, फिर ये पॉइंट आपका बी हो गया, यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट भी आपका बी हो गया। अब आप चेक करो, ये रजिस्टर ए और बी से जुड़ा हुआ है, तो हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी थी। तो मैंने एक पॉइंट ए ले लिया और दूसरा पॉइंट बी ले लिया, है ना, इसके बीच में एक रजिस्टर जोड़ दिया, ये हो गया आर, ये वाला। अब ये जो रजिस्टर है इसका एक एंड बी पे है और एक एंड ए पर है, मतलब फिर ये ऐसे ही आपका एक रजिस्टर है, ये भी आर है, इसका भी हो गया। ये रजिस्टर भी आपका ए और बी पे जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से आए, ये भी आर है। अब ये तीनों रजिस्टर किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो यहाँ हो जाएगा, सारा आर है, तो ये कितना निकल गया आपका 3/R। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ गया आपका, R/3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एक अलग टाइप का क्वेश्चन था आपके लिए। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड करंट इन द सर्किट। फाइंड करंट इन द सर्किट।
ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ये 3 ओम है, ये आपका 2 ओम है और ये 1 ओम है। ये पॉइंट आपका ए है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दी गई। ये आपका हो गया 30 वोल्ट। ठीक है, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ आपका एक डायग्राम दिया हुआ है। मुझे बताना है कि सर्किट में करंट क्या पास हो रही है। तो आप देखो, बैटरी से जो भी करंट जाएगी, इसको डिवाइड होने के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब सारे रजिस्टर में यही करंट जाएगा। तो इसका मतलब तीनों रजिस्टर आपका सीरीज में आ गए, है ना। तो इस 3 के जगह आप एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक लॉन्ग ए बी क्या आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे, है ना। 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, ये 6 ओम। मतलब इसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी आपकी, वो यूँ बनेगी। एक ही रजिस्टर आ जाएगा 6 ओम, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट बी है। इसके बाद बैटरी आपकी यही 30 वोल्ट है ना। अब हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देंगे। V = IR, 30 है, I निकालना है और रेजिस्टेंस आपका निकल गया ए बी का, ये हो गया 6 ओम। तो I आपका आ जाएगा 30/6 मतलब 5 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। 3 बल्ब हैं, B1, B2 एंड B3। ये 3 बल्ब्स हैं, ये तीनों सीरीज में हैं और इनको एक सोर्स से कनेक्ट किया गया, बैटरी के सोर्स से, जिसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 200 वोल्ट, है ना। तो B1 एंड B2 एंड B3 आर 3 बल्ब्स। B1, B2 एंड B3 आर 3 bulbs connected in series, B1 की पावर रेटिंग आपको क्या दी हुई है, ये है आपका 200 वोल्ट 50 वाट। मतलब ये इसको कहते हैं पावर रेटिंग, इस तरह से ब्रैकेट में लिखी रहती है। B2 जो दिया हुआ है आपका, ये 200 वोल्ट 100 वाट, और B3 जो आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 200 वोल्ट एंड 25 वाट, है ना। ये 3 बल्ब्स हैं, इनकी पावर रेटिंग दी हुई है, मतलब सारे 200 वोल्ट तक कनेक्ट हो सकते हैं और सब पावर अलग अलग है। अब ये तीनों बल्ब को 200 वोल्ट से ही कनेक्ट किया गया है, मतलब ये बल्ब फ्यूज़ नहीं होंगे, चूँकि 200 वोल्ट पे काम करने वाले बल्ब हैं। ठीक है, तो सोर्स वोल्टेज भी आपका 200 वोल्ट है और ये तीनों बल्ब आपके सीरीज़ में हैं। तो आपसे पूछा गया है फाइंड करंट थ्रू ईच बल्ब। पहला क्वेश्चन है फाइंड करंट थ्रू ईच बल्ब, है ना। दूसरा आपसे पूछा गया है विच बल्ब विल गिव मोर लाइट, विच बल्ब विल गिव मोर लाइट, कौन सा बल्ब ज़्यादा लाइट देगा। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इनकी रेजिस्टेंस हमें पता हो जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है,
देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर बाई पी, है ना। तो अगर मैं इस बल्ब की रेजिस्टेंस निकालूं, है ना, तो R1 आपका आ जाएगा, इसका V क्या है 200 होल स्क्वायर बाई पावर क्या है इसका 50 वाट। तो ये आपका ओम आ जाएगा, रेजिस्टेंस ओम में आ गया। उसी तरह से सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस मैं इसी पावर ग्रेटिंग को देख के निकाल दूंगा, ये हो जाएगा 200 होल स्क्वायर बाई 100 ओम। और इसका आ जाएगा आपका R3 200 होल स्क्वायर बाई 25 ओम, है ना। तीनों रेजिस्टेंस आ गए। अब करंट निकालनी है। तो जैसे ही आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो चूंकि तीनों बल्ब आपके सीरीज में है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अब इन सब को जोड़ दो तो क्या कॉमन आपको निकलेगा, 200 का होल स्क्वायर बाय 50 प्लस 200 का होल स्क्वायर बाई 100 प्लस 200 का होल स्क्वायर बाई 25, है ना। ये ओम में आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या कॉमन आ जाएगा, 200 का होल स्क्वायर बाई 25 सबसे कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज आपकी आ जाएगी 200 होल स्क्वायर बाय 25, इसका एलसीएम ले लो, 2 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो 3/4, है ना। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज आपका आ गया 200 होल स्क्वायर बाय 25 इंटू 3/4 ओम, है ना। ये आपने निकाल लिया, इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपसे ठीक है करंट निकालना है आपको, तो फिर हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज आ जाएगा। V आपका 200 है, करंट निकालनी और रेजिस्टेंस इन सीरीज आपकी आई है 200 होल स्क्वायर बाई 25 इंटू 3/4। ठीक है, एक 200 कट जाएगा आपका। तो करंट आप जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 1/14 एम्पियर। सॉल्व करके देखना, तो तीनों बल्ब से आपकी करंट जो है 1/14 एम्पियर पास हो रही है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, आप देखो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है ना। तो ग्लो ज़्यादा वो करेगा जिसकी जो ज़्यादा करंट, मतलब तीनों बल्ब में तो देखो सेम करंट जा रहा है यहाँ पे, है ना। ये आई और ये आई। ठीक है, अब बात आती है कि पावर कंज्यूम कौन ज़्यादा करेगा, पावर कंज्यूम बाय ईच बल्ब। ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर। अब आपकी करंट तो कांस्टेंट है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/14 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है, सबको तो ये वैल्यू मिल रही है। अब इंटू रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो जो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा ना, वही ज़्यादा ग्लो करेगा, है ना। हाईएस्ट ग्लो ऑफ बल्ब इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर कंज्यूम, हाईएस्ट पावर कंजम्पशन बाय बल्ब।
कंजम्पशन बाय बल्ब इन सीरीज, इन सीरीज ये लिखना जरूरी है, सीरीज में ही ऐसा होगा क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है। तो अब आप देखिए कि ये हाईएस्ट बल्ब कौन सा ग्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस हाईएस्ट हो, है ना। तो अब ये 3 बल्ब है आपके, तो कौन सा रजिस्टर हाईएस्ट होगा, किसका रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगा। तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर जिसका कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे R3 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। तो R3 की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है ना। तो सीरीज में ये वाला बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, तो B3 विल ग्लो, है ना, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम ब्राइटनेस इसी में आएगी सीरीज कनेक्शन में। समझ में आया। ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि पैरेलल में अगर तीनों बल्ब कनेक्ट हैं, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन अभी मैं दे नहीं रहा, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि पैरेलल में अगर तीनों बल्ब कनेक्ट होंगे, जैसे यही 3 बल्ब को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ, B1 B2 B3, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, है ना, पैरेलल में है। अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वही सोर्स से। यही क्वेश्चन को मैं पैरेलल में बना देता हूँ, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को फिर से बना रहे हैं कि कौन सा बल्ब आपका ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, और इस सब में बल्ब में करंट कितनी पास करेगी। तो अब आप ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे सीरीज में लिखा था ना, पहले तो रेजिस्टेंस सबका आ गया, R1 R2 R3 सबका इंडिविजुअल आ गया। तो इससे आपका ये भी रिलेशन क्लियर हो गया कि ये रेजिस्टेंस जो है इस रिलेशन में है कि R3 के रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, R1 कम है और R2 से भी कम है, ठीक है। अब सीरीज में मैंने पावर कंज्यूम बाय ईच बल्ब लिखा I स्क्वायर R। क्यों लिखा, क्योंकि I जो है कांस्टेंट होता है, तो जो कांस्टेंट होगा उसी को यूज़ की जाती है। अब ये चीज़ हम वहाँ नहीं लिख सकते पैरेलल में, है ना। यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, ये चीज़ आपकी सीरीज के लिए थी, इन सीरीज, है ना। अगर पैरेलल के लिए लिखा जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो इन पैरेलल वोल्टेज इज कांस्टेंट, V आपका कांस्टेंट है, सारा बल्ब एक ही सोर्स से जुड़ा हुआ है। देयरफॉर पावर कंज्यूम बाय ईच बल्ब इन पैरेलल, ये अब हमारा ये फॉर्मूला नहीं आएगा, ये क्या आएगा यहाँ पर, V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R, चूँकि V कांस्टेंट है ना। अब फिर बात यही आएगी, ये चीज़ सही है कि हाईएस्ट पावर कंजम्पशन बाय बल्ब इन पैरेलल, मतलब पैरेलल में जो हाईएस्ट पावर कंजम्पशन करेगा वही बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि ये तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पावर कंजम्पशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो ये पावर ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। सो फॉर P टू मैक्सिमम R शुड टेंस टू लोएस्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, है ना। तो R2 इज लोएस्ट, R2 इज लोएस्ट, है ना। तो R इज मिनिमम, मतलब पैरेलल कनेक्शन में वो बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगी जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाने से उसकी पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा हो जाएगी।
तो इन पैरेलल आपका ये B2 ज़्यादा ग्लो करेगा।